Dear student, now we are going to discuss one very important aspect of the BNSS, that is section 16, which talks about the complaints to magistrate. Under section 223 to 226, earlier it was the CRPC section 2 से लेकर 223 chapter 15. Chapter 16 talks about the complaints to magistrate. Dear student, in earlier video we have already seen that a criminal case can be instituted by any person, either CPI. There is a one word we have already discussed. CPI means complaint or पुलिस रिपोर्ट और इंफॉर्मेशन. यानी कि कंप्लेंट का मतलब होता है कि जैसे ही कोई पुलिस रिपोर्ट का मतलब होता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति पुलिस में जाकर किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस अधिकारी को देता है तो उसकी FIR दर्ज की जाती है, मामले का इन्वेस्टिगेशन होता है और उसके बाद पुलिस जो है वो अपनी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को सौंपती है और मजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट पर संज्ञान लेता है. ये तो पहली प्रोसेस हुआ. दूसरा प्रोसेस होता है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस स्टेशन जाता है, उसकी सूचना दर्ज नहीं की जाती है पुलिस के द्वारा, तो ऐसे स्थिति में व्यक्ति को अधिकार है कि वो सीधे जो है वो SP को वो पत्र के माध्यम से वो सूचना दे सकता है और SP चाहे तो मामले का संज्ञान या तो स्वयं या फिर किसी पुलिस अधिकारी को जो है मामले का इन्वेस्टिगेशन करने को सौंप सकता है. लेकिन मान लीजिए SP ने भी कोई कार्रवाई नहीं की तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास अधिकार है कि वो सीधे मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है. और तीसरी प्रोसेस जो हम लोगों ने डिस्कस की थी वो ये थी कि मजिस्ट्रेट को कहीं से सूचना मिलती है या मजिस्ट्रेट सु मोटो भी किसी कंप्लेंट पर जो है वो कॉन्फिडेंस ले सकता है. तो तीन प्रकार से जो है क्रिमिनल केस जो है वो प्रारंभ की जा सकती है. यहाँ पर बात की गई है कि कोई व्यक्ति सीधे मजिस्ट्रेट के पास आता है, यानी कि CPI में जो C है, जो सीधे कंप्लेनेंट अगर सीधे मजिस्ट्रेट कोर्ट में आता है तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट कौन सी प्रक्रिया अडॉप्ट करेगा, इसके संबंध में सेक्शन 223 बताई गई. अर्लियर इट वाज CRPC अंडर सेक्शन 200. यहाँ पर नई BNSS धारा में 223 में बताया गया एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट कि जैसे ही कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के कोर्ट में जाता है, यानी कि मजिस्ट्रेट हैविंग जुडिक्शन और उस मजिस्ट्रेट को वो जो है उस केस को सुनने का जुडिक्शन है, तो यहाँ बात की गई है अ मजिस्ट्रेट हैविंग जुडिक्शन व्हाइल टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन कंप्लेंट शैल एग्जामिन अपॉन ओथ द कंप्लेनेंट्स and the witness present if any, and the substance of such examination shall be reduced into writing and shall be signed by the complainant and the witness and also the magistrate. इस क्रॉस का मतलब दोस्तों समझिएगा कि जैसे ही कोई जो शिकायत करता है वो मजिस्ट्रेट के पास जाता है और उस मजिस्ट्रेट को उस केस को सुनने का प्रॉपर जुडिक्शन है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट कंप्लेंट को देखने के पश्चात उसको लगता है कि क्या क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट में चलाया जा सकता है कि नहीं चलाया जाता. पहले ये देखिएगा कि क्या वो सक्षम है कि नहीं है. अगर मान लीजिए उसको लगता है कि इस केस को सुनने के लिए वो सक्षम है तो ऐसी स्थिति में फिर वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो उस कंप्लेंट की सत्यता को जांच करें. दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा, कोई भी कंप्लेंट आता है तो सीधे मजिस्ट्रेट एक्शन नहीं लेगा. मजिस्ट्रेट को पहले इस बात को इंश्योर कर लेना होगा कि जो कंप्लेंट आया है उसकी वो सत्य है कि नहीं है, या झूठा फंसाने वाला नहीं है, या कंप्लेनेंट किसी मैलिशियस इंटेंशन के साथ कोर्ट में तो नहीं आया. इसको जानने के लिए मजिस्ट्रेट के पास सबसे अच्छा आधार ये है कि कंप्लेंट को देखने के बाद वो कंप्लेनेंट और विटनेस को ओथ पर परीक्षण करेगा. आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ओथ पर परीक्षण कर रहा है, यानी कंप्लेनेंट और विटनेस दोनों बाध्य है कि अगर मामला आगे बढ़ेगा तो अगर उसने ओथ पर कोई गलत बात बोला है तो फिर वो उसके फंसने की पूरी संभावना होती है. तो ऐसी स्थिति में ओथ पर वो कराएगा ताकि वो सत्य बोले. कंप्लेनेंट जो है और विटनेस का जो है ओथ पर परीक्षण करेगा, वो सारी चीजें पूछेगा कि जिससे उस बात को इंश्योर कर सके कि मामले में कोई वाकई में सत्यता है कि नहीं है. सत्यता जानने के लिए वो परिवादी और उसके विटनेस को ओथ पर सुनेगा और सुनने के बाद उसको जो सब्सटेंस है उसको रिड्यूस करेगा, इन राइटिंग में रिड्यूस करेगा और उसमें विटनेस के प्लस कंप्लेनेंट के और खुद के सिग्नेचर जो है वो करेगा. तो यहाँ ये बात सेक्शन 223 के सब क्लॉज 1 में कही गई है. बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि मामले की सत्यता को जानने के लिए मजिस्ट्रेट जो है वो परिवादी की उसके द्वारा लाए गए गवाहों का जो है वो परीक्षण करने के पश्चात उस बात को इंश्योर करेगा कि सत्यता है कि नहीं है.
यहाँ पर एक बात और भी की गई है कि जब ये काम कर रहा होता है तो प्रोवाइडेड दैट में कहा गया है नो कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस शैल बी टेकन बाय द मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट जो सुनने के बाद यानी विटनेस और कंप्लेनेंट को सुनने के बाद तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेगा जब तक कि एक्यूज्ड को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियरिंग नहीं दी जाती है। यानी कि कोई भी कंप्लेंट आएगा वो सिर्फ कंप्लेनेंट के आधार पर मामले को संज्ञान नहीं लेगा। ये प्रोवाइडेड ये कर रहा है कि एक्यूज को भी प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दी जाएगी। यानी कि मजिस्ट्रेट जो है वो मामले का संज्ञान तब तक नहीं लेगा जब तक एक्यूज को जो है पहले वो सूचना देगा और उसके बाद उसको कि किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ कंप्लेंट किया है, उसको अपने डिफेंस में क्या कहना है वो आए कोर्ट में और अपनी और डिफेंस को अपने रखे कि जो कि कंप्लेंट जिसके खिलाफ कंप्लेंट उसके खिलाफ जो कंप्लेंट लाया उसको उस कंप्लेंट के बारे में उसको क्या कहना है। कोर्ट जो है वो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देगी तभी मामले का संज्ञान लेगी। बगैर एक्यूज को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी यानी कि राइट टू हर्ड फॉर फेयर ट्रायल तभी तक नहीं होगा। यानी कि राइट टू हर्ड फेयर तभी होगा जब उसको फेयर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अपनी बातों को कहने के लिए। तो ये प्रोवाइडेड क्लॉज ये कहता है कि एक्यूज को भी प्रॉपर सुना जाएगा तभी मजिस्ट्रेट जो है उस मामले का संज्ञान लेगा। अदरवाइज बगैर एक्यूज को सुने जो है मजिस्ट्रेट सिर्फ कंप्लेनेंट और विटनेस के परीक्षण के बाद जो है कोई कार्रवाई कोई मामले का संज्ञान तब तक नहीं लेगा जब तक एक्यूज को वो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग नहीं देगा और एक्यूज अपनी बातों को रखेगा कोर्ट में। उसके बाद ही मामले का संज्ञान कोर्ट के द्वारा लिया जाएगा। आगे 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 का क्लॉज ये कहता है फिर प्रोवाइडेड फर्दर में कहा गया व्हेन द कंप्लेंट इज मेड इन राइटिंग। यहाँ भी कंप्लेंट राइटिंग में बनाया गया है लाया गया है कोर्ट के सामने। द मजिस्ट्रेट नीड नॉट एग्जामिन द कंप्लेनेंट एंड द विटनेस। जब अगर कोई लिखित में कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के द्वारा की गई है तो ऐसी स्थिति में परिवादी और गवाहों का एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है। सब क्लॉज एक ये कहता है इफ द पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग और परपोर्टिंग टू एक्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी और ए कोर्ट हैज मेड द कंप्लेंट। जब कोई भी पब्लिक सर्वेंट अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को जब डिस्चार्ज कर रहा है या अगर कोर्ट ने कंप्लेंट की है या फिर दूसरा बी कह रहा है कि इफ द मजिस्ट्रेट मेक ओवर द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल टू अनदर। यानी कि किसी दूसरे मजिस्ट्रेट ने किसी दूसरे मजिस्ट्रेट को अंडर सेक्शन 212 में जैसे मेक ओवर और कमिटल करने की पावर 2012 में मजिस्ट्रेट को दी गई है। उस 212 सेक्शन 212 में मजिस्ट्रेट को मेक ओवर करने की पावर दी गई है। तो अगर किसी मजिस्ट्रेट ने केस को मेक ओवर करके दूसरे मजिस्ट्रेट को भेजा है तो ऐसी स्थिति में जो है वो विटनेस और कंप्लेनेंट को जो है वो एग्जामिनेशन करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर एक प्रोवाइडेड क्लॉज और भी है प्रोवाइडेड इफ द मजिस्ट्रेट मेक ओवर द केस टू द अनदर मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 212 आफ्टर एग्जामिनिंग द कंप्लेनेंट एंड द विटनेस। अगर एक बार मजिस्ट्रेट के कोर्ट में कोई मामला आया है और मजिस्ट्रेट ने मामले की सत्यता की जांच करने के लिए कंप्लेनेंट का और विटनेस का एग्जामिनेशन कर दिया है और एग्जामिनेशन करने के पश्चात उससे लगता है कि मेरे द्वारा न सुना जाके वो अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को एक केस को मामले को मेकओवर करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में जब वो मेकओवर करेगा तो दूसरा मजिस्ट्रेट जो है पुनः जो है वो कंप्लेनेंट और विटनेस का री एग्जामिनेशन नहीं करेगा। एक बार अगर मजिस्ट्रेट ने एग्जामिनेशन कर दिया है तो फिर ये प्रोवाइडेड क्लास कहता है कि पुनः जो है वो परिवादी और गवाहों को पुनः परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। सेक्शन 223 का सब क्लास 2 ये कहता है कि मजिस्ट्रेट शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ अ कंप्लेंट अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट। कोई भी कोर्ट जो है वो किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोई मामले का संज्ञान तब तक नहीं लेगी for any offense alleged to have been committed in the course of discharge of his duty। अगर वो अपने ऑफिशियल कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान अगर कोई काम किया है तो कोर्ट जो है सीधे पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोई संज्ञान नहीं लेगी जब तक कि such public servant is given an opportunity to make assertion as to the situation that lead to the incident so alleged and। यानी कि पब्लिक सर्वेंट ने को जब तक कि प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, यानी कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोई कंप्लेंट आई है कि उसने अपने ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान कोई कृत्य किया है
तो उसके खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट आई है तो कोर्ट तब तक संज्ञान नहीं लेगा जब तक कि ऐसे पब्लिक सर्वेंट को अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग नहीं दे दिया जाए। यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है पब्लिक सर्वेंट को अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दिया जाएगा और अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देते हुए कोर्ट खुद ही पूछेगी, आप खुद ही बताएं कि जो मामला आपके खिलाफ लाया गया है उसमें आपको क्या करना है, यानी पद के कर्तव्यों के दौरान आपने क्या किया है कि ये कंप्लेंट जो है वो परिवादी लाया है आपके खिलाफ। और दूसरा कहा गया है अ रिपोर्ट कंटेनिंग फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द इंसिडेंट फ्रॉम द ऑफिसर सुपीरियर टू सच पब्लिक सर्वेंट इज रिसीव्ड। दूसरा क्लॉज में कहा गया है कि अगर पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ किसी सुपीरियर अथॉरिटी ने, उसी के ऑफिस के किसी सुपीरियर अथॉरिटी ने कोई कंप्लेंट किया है या फिर कोर्ट जो है किसी सुपीरियर अथॉरिटी को खुद ही कहे कि जिस पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोई कंप्लेंट आई है उसमें वो खुद ही इंक्वायरी करके अपनी रिपोर्ट जो है कोर्ट में दे और कोर्ट में रिपोर्ट आने के पश्चात मजिस्ट्रेट को लगता है कि आगे कार्रवाई की जानी चाहिए पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ, तब तो वो करेगा, अदरवाइज मामले का संज्ञान नहीं लेगा। यानी कि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ अगर कोई कोर्ट आते कोई कंप्लेंट किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास आता है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट दो काम करेगा। पहला, पब्लिक सर्वेंट को जब तक अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग न दे दे कि वो अपनी बात खुद कहे जिसके खिलाफ पब्लिक कंप्लेंट आई है, उसको पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देगा। यही बात यहाँ पर एक्यूज के लिए भी कही गई है कि अगर किसी एक्यूज के खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है तो एक्यूज को भी पब्लिक अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग पहले देगा तब संज्ञान लेगा। यहाँ पर भी पहले पब्लिक सर्वेंट को सुनेगा तब वो मामले का संज्ञान लेगा। और दूसरा इसी में कहा गया कि पब्लिक सर्वेंट के सुपीरियर अथॉरिटी के द्वारा कोई कंप्लेंट आई है तो या फिर सुपीरियर अथॉरिटी से ही कोर्ट कर सकता है कि आप खुद ही रिपोर्ट दे ऐसे पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ, तब फिर आगे की कार्रवाई करेगा। बगैर इन दोनों क्लॉज को फॉलो किए जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अब आइए देखते हैं सेक्शन 224 में कही गई है प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस। यानी कि अगर कोई कंप्लेंट ऐसे किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास आती है जो कि मामले का संज्ञान लेने के लिए सक्षम नहीं है, इफ द कंप्लेंट इज मेड टू अ मजिस्ट्रेट हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द अफेयर। किसी मजिस्ट्रेट के खिलाफ किसी मजिस्ट्रेट के पास कोई ऐसा कंप्लेंट आता है जिसके ऊपर मामले को चलाने के लिए उसके पास अधिकारिता नहीं, जुडिक्शन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इफ द कंप्लेंट इज इन राइटिंग, यदि कंप्लेंट राइटिंग में है तो रिटर्न इट फॉर द प्रेजेंटेशन टू द प्रॉपर कोर्ट। तो ऐसी स्थिति में जो मजिस्ट्रेट है वो इंडोर्समेंट करने के पश्चात जो है उस परिवादी को ये कहेगा कि वो प्रॉपर कोर्ट में जाकर जो है वो अपने कंप्लेंट को ले जाए। दूसरा है इफ द कंप्लेंट इज नॉट इन राइटिंग, कंप्लेंट अगर राइटिंग में नहीं है तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है वो ओरली परिवादी को कहेगा जिसने कंप्लेंट लाई है कि वो जो है प्रॉपर कोर्ट में जाकर वो प्रॉपर कोर्ट में जाए और वहाँ पर जो है वो अपने मामले को आगे बढ़ाए। तो ये छोटी सी बात कही है कि अगर मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट नहीं है तो अगर कंप्लेंट राइटिंग में है तो उसे इंडोर्स करके वो दूसरे कोर्ट में भेज देगा, प्रॉपर कोर्ट में भेज देगा, या परिवादी को खुद ही कहेगा किस कोर्ट में वो जाए। और दूसरा अगर राइटिंग में नहीं है तो ओरली जो है उस मजिस्ट्रेट को जो है वो शिकायतकर्ता को प्रॉपर कोर्ट में जाने की सलाह देगा। सेक्शन 225 टॉक्स अबाउट द पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस। इशू ऑफ प्रोसेस को जो है पोस्टपोन मजिस्ट्रेट कर सकता है। कैसे करेगा? एनी मजिस्ट्रेट ऑन रिसीप्ट ऑफ एन ऑफेंस ऑफ विच ही इज ऑथराइज्ड टू टेक कॉग्निजेंस। किसी ऐसे मजिस्ट्रेट के पास कोई मामला आता है, कंप्लेंट आती है जो कि मामले का संज्ञान लेने के लिए सक्षम है और विच हैज बीन मेड ओवर टू हिम अंडर सेक्शन 212। यानी कि डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास कोई कंप्लेंट आ रही है या फिर सेक्शन 212 में किसी हायर मजिस्ट्रेट ने अपने सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को केस को मेकओवर किया है और ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट को लगता है इफ ही थिंक्स फिट शैल इन केस व्हेन द एक्यूज्ड इज रिसाइडिंग एट ए प्लेस बियॉन्ड द एरिया इन विच ही एक्सरसाइज हिज पावर पोस्टपोन द इशू ऑफ प्रोसेस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। दोस्तों इसे ध्यान से समझिएगा, यदि किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास कोई कंप्लेंट रिसीव हुआ है और वह लिखित में है और वह या फिर उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जो है वो मामले को 212 के अंतर्गत किसी हायर मजिस्ट्रेट ने उसे मेकओवर किया है, तो और ऐसे स्थिति में वो मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामले का जो आरोपी है यानी एक्यूज्ड जो है वो उस एरिया में निवास करता है जहां पर उसका क्षेत्राधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में वो अभी के विरुद्ध जो है वो इशू ऑफ प्रोसेस को पोस्टपोन कर सकता है, यानी कोई आदेश
नहीं देगा और मामले को पोस्टपोन कर देगा, यह जानने के लिए कि मामले को चलाने के लिए पर्याप्त सबूत और आधार है कि नहीं है। वो या तो उस मामले को की जांच स्वयं करेगा, यहाँ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, द एंड आइदर इंक्वायरी इनटू द केस हिमसेल्फ, या तो मजिस्ट्रेट खुद ही उस मामले को इंक्वायरी करेगा, और डायरेक्ट एंड इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय द पुलिस ऑफिसर, किसी पुलिस ऑफिसर को कर सकता है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे, या और बाय सच अदर पर्सन एज ही थिंक फिट फॉर द पर्पज ऑफ डिसाइडिंग। यानी कि 3 चीजें यहाँ मजिस्ट्रेट कर सकता है। इशू को पोस्टपोन कर देगा जब एक्यूज उसके जुडिशन में नहीं रहता है, जुडिशन, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो इशू ऑफ प्रोसेस को पोस्टपोन कर देगा, ये जानने के लिए कि पर्याप्त सबूत है कि नहीं है उस मामले को आगे बढ़ाने के लिए। या तो खुद ही इंक्वायरी करेगा, पहला, या तो खुद इंक्वायरी करे, दूसरा है या किसी पुलिस अफसर को कहे कि इन्वेस्टिगेशन करके अपनी रिपोर्ट दे दे उस मामले पर, या तीसरा है किसी अन्य व्यक्ति को कहे कि वो इन्वेस्टिगेशन करे और अपनी रिपोर्ट दे, और फिर उस रिपोर्ट के आने के बाद जो है वो आगे की कार्रवाई प्रारंभ करेगा। अब देखिए यहां पर बात की गई, प्रोवाइडेड क्लॉज में कहा गया है दैट नो सच डायरेक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन शैल बी मेड। इन्वेस्टिगेशन का आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक वेयर इट अपीयर टू द मजिस्ट्रेट को ये लगता है दैट द ऑफेंस कंप्लेन ऑफ इज ट्राइबल एक्सक्लूसिव बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामला जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायल किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जो है वो इन्वेस्टिगेशन का आदेश नहीं देगा। या फिर दूसरा कहा गया है वेयर द कंप्लेंट हैज नॉट बीन मेड बाय ए कोर्ट अनलेस द कंप्लेनेंट एंड विटनेस प्रेजेंट have been examined on oath under section 223। यहाँ पर प्रोवाइडेड में कहा गया है कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डिसीजन जो है कि का आदेश मजिस्ट्रेट तब तक नहीं देगा जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि कंप्लेंट उसके पास आया है वो डायरेक्ट कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ही सुना जाएगा, या फिर कंप्लेंट को देखकर ऐसा लगता है कि कंप्लेंट कोर्ट को नहीं दी गई है, यानी कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को निर्देश नहीं दिया गया है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास कोई कंप्लेंट नहीं आई है, तो कोर्ट तब तक कंप्लेंट के आधार पर वो विटनेस और कंप्लेंट को तब तक नहीं सुनेगा। यानी कि 223 के अंतर्गत कार्रवाई मजिस्ट्रेट तब तक नहीं करेगा जब ऐसा कंप्लेंट जो है वो कोर्ट को निर्देशित नहीं हो, यानी कोर्ट को एड्रेस नहीं किया गया है, तो तब तक कोर्ट जो है उस मामले को नहीं छुएगा या उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। यानी कि 2 बातें यहाँ पर कही गई है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामला कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल है तो ऐसी स्थिति में वो इन्वेस्टिगेशन का आदेश नहीं देगी, और दूसरा है कि वो ओथ को वो सेक्शन 223 के अंतर्गत कंप्लेनेंट को और विटनेस को ओथ पर तभी सुनेगी जब कंप्लेंट डायरेक्ट किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को एड्रेस है। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को एड्रेस नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में 223 के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी मजिस्ट्रेट के द्वारा। 225 के सब क्लॉज 2 में कहा गया है इफ एन इंक्वायरी अंडर सेक्शन 1 द मजिस्ट्रेट में इफ ही डीम फिट टेक एविडेंस ऑफ विटनेस ऑन ओथ। यानी कि अगर आप 2 को देखें कि अगर सबसेक्शन 1 में इंक्वायरी करने के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि कंप्लेनेंट सही है, यानी कंप्लेंट जो लाया गया है वो जेन्युइन है, तो ऐसे स्थिति में उस मामले को संज्ञान लेगा और कंप्लेनेंट और विटनेस को ओथ पर सुनेगा। साफ साफ यहाँ पर कहा गया है कि अगर एक बार इंक्वायरी कर और इन्वेस्टिगेशन के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामले जेन्युइन है, मामला में तमाम ऐसे पर्याप्त सबूत है जिस पर कि मामले को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो इस स्थिति में कंप्लेनेंट और विटनेस को जो है वो ओथ पर वो सुनेगा। यहाँ पर फिर प्रोवाइडेड कहा गया है इफ इट अपियर टू द मजिस्ट्रेट दैट द ऑफेंस कंप्लेन ऑफ इज ट्राइबल एक्सक्लूसिव बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। अगर ऐसी स्थिति में यहाँ पर 225 में सब क्लॉज 2 में कहा गया है प्रोवाइडेड में कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामला ऐसा है जिसका कि डायरेक्ट ट्राइबल है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, देन ही शैल बी कॉल अपॉन द कंप्लेनेंट एंड प्रोड्यूस ऑल हिज विटनेस एंड एग्जामिन देम ऑन ओथ। तो ऐसी स्थिति में जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है
जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामला ऐसा है जो कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइबल है, तो ऐसी स्थिति में जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है कंप्लेनेंट को कहेगा कि वो अपने विटनेस और तमाम ऐसे सबूत और गवाह पेश करें और उसका विटनेस को एग्जामिन करेगा और ओथ पर एग्जामिन करेगा और उसकी एक रिपोर्ट बनाएगा। प्रॉपर रिपोर्ट बनाने के बाद वो पूरे के पूरे मामले को जो है वो कमिटल कर देगा कोर्ट ऑफ सेशन को, यानी कि कंप्लेनेंट को और विटनेस को, और जो भी उसके एविडेंस लाया उस सारे एविडेंस के परिप्रेक्ष्य में वो अपनी एक रिपोर्ट बनाएगा और रिपोर्ट बनाकर उस केस के साथ जो है वो कमिटल कर देगा अपने कोर्ट ऑफ सेशन को, क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन इस मामले को सुनने के लिए, एक्सक्लूसिवली ट्राइबल करने के लिए वो सक्षम है। सेक्शन 224 का सब क्लॉज 3 कहता है, इफ एन इन्विटेशन अंडर सबसेक्शन 1 इज मेड बाय ए पर्सन नॉट बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, यानी मैंने बताया था यहाँ पर मैंने बताया था कि या तो 225 में कहा गया था कि वो मामले की सत्ता को जानने के लिए या तो खुद मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर सकता है या फिर पुलिस ऑफिसर से इन्वेस्टिगेशन करा सकता है या फिर किसी अन्य व्यक्ति से जो पुलिस ऑफिसर नहीं है उससे भी इन्वेस्टिगेशन करा सकता है। तो यहाँ पर अन्य व्यक्ति की बात की गई है कि कोई अगर अन्य व्यक्ति जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो उस अन्य व्यक्ति को जो है वो इस संहिता के अंतर्गत वो सारे राइट्स होंगे जो ऑफिसर इंचार्ज आप है पुलिस स्टेशन को, यानी थाने का भारसार अधिकारी को, यानी पुलिस के थाने का भारसार अधिकारी को जो अधिकार प्राप्त है वो सारा अधिकार जो है उस थर्ड व्यक्ति को होगा जो पुलिस ऑफिसर नहीं है और मामले का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। सिवाय एक पावर नहीं मिलेगा, वो है एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, यानी कि वो जो व्यक्ति जो पुलिस ऑफिसर नहीं है वो मामले का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो वो व्यक्ति को बगैर वारंट जो है वो गिरफ्तार नहीं कर सकता। समान केस में पुलिस अधिकारी को ये पावर है कि अगर कॉग्निटिव ऑफेंस है तो व्यक्ति को बगैर वारंट जो है वो गिरफ्तार कर सकता है सेक्शन 35 ऑफ द बीएनएसएस के अंतर्गत। अब आइए सेक्शन 226, अर्लियर इट वाज 203, डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट इफ आफ्टर कंसीडरिंग द स्टेटमेंट ऑन ओथ इफ एनी of the complainant and of the witness and the result of the inquiry and investigation under section 225, the magistrate is of opinion that there is no sufficient ground for proceeding, he shall dismiss the complaint। यहाँ पर देखा जाए 223 टॉक्स अबाउट द कोई कंप्लेंट आई है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है कंप्लेंट की सत्यता को जानने के लिए वो कंप्लेनेंट और उसके विटनेस को एग्जामिन करेगा। ओथ पर एग्जामिनेशन के बाद मामले को मजिस्ट्रेट को लगता है कि इस आगे कोर्ट को जो है वो कंप्लेनेंट को आगे बढ़ाने के लिए उसको इंक्वायरी की जरूरत पड़ रही है या इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है ताकि और ये पता चल सके कि इस मामले को जो है उस मामले में कोई सफिशिएंट ग्राउंड्स है कि नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इंक्वायरी करा सकता है और इन्वेस्टिगेशन करा सकता है। जब यहाँ पर कंप्लेनेंट को सुनने के बाद, उसके विटनेस को सुनने के बाद, इंक्वायरी की रिपोर्ट के आने के बाद या इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के आने के बाद जो है मजिस्ट्रेट को लगता है कि देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग, इस मामले को आगे कार्रवाई करने के लिए कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो मामले मजिस्ट्रेट जो है उस कंप्लेंट को डिसमिस कर देगा और डिसमिस करते समय उसे उसका रीजन भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि क्यों वो मामला डिसमिस कर रहा है, और अर्थात अभियुक्त के रीजन साइड करेगा कि उसे जो है अभियुक्त के खिलाफ कोई ठोस आधार इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए नहीं मिला है या पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो मामले को डिसमिस कर रहा है। ये राइटिंग में लिखकर वो उस केस को जो है वो डिसमिस कर सकता है।